नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने मोशन के अगले लेक्चर को लेके आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को बारीकियों को हम आपको सिखा रहे हैं, हर एक बातों को आप समझ रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। उससे रिलेटेड हम एक आध दो न्यूमेरिकल करा रहे हैं, बाद में कंपाइल्ड ढेर सारी न्यूमेरिकल एक साथ कराएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल सेशन ही होगा, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो रहे होंगे। पर हाँ, थ्योरी के साथ भी न्यूमेरिकल हम अटैच करके लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। आप सब लोग भी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट को आप शेयर करें, हर किसी तक पहुंचे, हर कोई जाने, हर कोई सीखे। ये लेक्चर्स किसी भी स्टूडेंट को सीखना बहुत जरूरी था, तो हर एक स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहा है, हर किसी तक आप सब लोग पहुंचाएं अपने सारे सोशल मीडिया ग्रुप पे, जहां चाहे आप व्हाट्सएप पर, चाहे आप फेसबुक पर, कहीं पर भी आप यूज कर रहे हो, तो इसको फैलाएं, शेयर करें। अगर आप सब लोग के रिस्पॉन्सेस अच्छे आते रहे तो हम अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हम सब लोग ने मोशन के बारे में जान लिया है, हमने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये सब चीजें भी जान ली हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अब आपकी काफी क्लियर समझ होगी, एक आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या अंतर है, क्या चीजें हैं, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। बहुत डिफरेंस रटने सी बात नहीं, एक आपके अंदर समझ होनी चाहिए। फिर हमने वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस बताया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोला हमने, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे। उसके बाद हम लोग ने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा। अब एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी का हो सकता है मैग्नीट्यूड बदले, और हो सकता है वेलोसिटी की डायरेक्शन बदले, और हो सकता है दोनों बदले। तो किसी एक के चेंज होने से बदलाव तो होगा, और जब चेंज होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज भी होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे मैग्नीट्यूड, चाहे दोनों, आपका एक्सीलरेशन था। डायरेक्शन चेंज की वजह से जो एक्सीलरेशन आता है उसे हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहते हैं, और मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से जो एक्सीलरेशन आता है उसे हम लीनियर एक्सीलरेशन कहते हैं। ये बातें हम सब लोग को समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन में ही एक्सीलरेशन के बारे में जानेंगे आज के लेक्चर में। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, रेलगाड़ियों का क्वेश्चंस आता रहता है, कार के क्वेश्चंस आते रहते हैं। बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, जस्ट ऐसे ड्रॉप कर दिया गया तो सीधे नीचे गिर जाता है, वो भी एक लाइन में, एक ही डायरेक्शन में मोशन होता है। तो ये सारी चीजें हम सब लोग जानेंगे और समझेंगे। तो करते हैं, शुरू करते हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हुआ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा इस पे आप सब लोग कर चुके हैं बात, लेकिन थोड़ा फिर से एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है, ये आपको पता भी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन, और d2s अपॉन dt2 भी आता है, और ये आपका vdv अपॉन ds भी आता है, तीनों चीजें आती हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, a जो होता है वो db अपॉन dt होता है। अब अगर हमें वेलोसिटी जो है कांस्टेंट दिया हो, अब आप सोचिए, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो रेट उस समय क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर वेलोसिटी आपका टाइम का लीनियर, मान लीजिए कि ये at प्लस b, जहां पर a और b क्या है, कांस्टेंट है, टाइम का ये क्या है, लीनियर फंक्शन। जैसे मान लीजिए आ गया 5t प्लस 2, ए बी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, माइनस 5t प्लस 2 हो सकता है, तो यहां पे t की पावर क्या है, 1। जब वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन होगा उस समय इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a के
बराबर हो जाएगा। आप डिफरेंशिएट करिए ना इसको, तो यहाँ टी की पावर 1 है, ये कांस्टेंट है, इसका तो 0, तो क्या आ जाएगा a के बराबर। मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए क्या था, ए क्या था, कांस्टेंट। उस समय एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये बात समझ गए हम। इसका मतलब हुआ कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन 0 होगा, और जब वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन होगा उस समय एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। उस समय एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया गया ऐसे। अब यहां हम देख के बता सकते हैं कि ये लीनियर है। ये क्या है, लीनियर है। टी इक्वल मतलब कुछ टाइम होगा, किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यहां इस ग्राफ को देखने के बाद हमें पता चला कि यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर है, तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन क्या होने वाला है, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या होने वाला है, कांस्टेंट। और एक बात ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, dB/dt। अब ध्यान से, और भी ध्यान से, इसको बस पढ़ना भर है। dB/dt, तो ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या है, ये स्लोप है। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। और ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप, बस ये आप क्या करिए कि ये एंगल निकाल लीजिए, कैसे भी निकालिए, वो आपका जुगाड़ होगा, ज्यामिति दी होगी, जो भी होगा, इसको आप निकाल लीजिए। इसी का टेंजेंट ही आपका एक्सीलरेशन। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, उस एक्स एक्सिस, धन एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस से नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां एक्स की जगह क्या है, टाइम, पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ लाइन के बने कोण का टेंजेंट ही एक्सीलरेशन। तो बात समझ गए आप सब लोग। कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए, कोई भी कहीं पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए, तो उसका स्लोप निकाल लेंगे, आपको वहां पर एक्सीलरेशन मिल जाए, ये कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर पूछा है तो भी वही आपका थीटा रहेगा, यहां पर पूछा जाए तो भी वही आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं हर जगह स्लोप कांस्टेंट है, हर जगह एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ये बात आप समझ गए होंगे, इसको भी आप सब लोग नोट करते रहे। एक एक करके हम छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कोई एक कर्व दिया गया ऐसे। अब इसमें आप देखेंगे पहले स्लोप इसका क्या था, 0। भाई किसी भी कर्व का हम उस पर टेंजेंट बनाते हैं, उस पर हम क्या बनाते हैं, टेंजेंट। और ये टेंजेंट यहां शुरुआत में देखें तो यहां पर टेंजेंट जो है वो टाइम के पैरेलल ही है, तो इसका एंगल बना कोण 0। तो यहां पर स्लोप क्या है, 0। क्यों स्लोप के इंटरेस्ट में हो, क्योंकि स्लोप के इंटरेस्ट, स्लोप ही एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही एक्सीलरेशन है। तो इनिशियल पहले t इक्वल टू 0 पर, शुरुआती समय का मतलब t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन 0 है। लेकिन अगर यहां पर पूछा है, यहां पे कुछ टाइम है, यहां पर एक्सीलरेशन के लिए आप ऐसे टेंजेंट बनाए, और ये टेंजेंट यहां टाइम एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा उसका आप थीटा लेंगे। ऐसे यहां पर अगर इस टाइम पर पूछा जाए, इस टाइम पर, अरे भाई ये कुछ टाइम होगा ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी, ये टाइम एक्सिस है, ये क्या है, टाइम एक्सिस। तो अगर मान लीजिए t इक्वल टू 5 सेकेंड यहां पर है और आपसे पूछा जाए 5 सेकेंड पर एक्सीलरेशन बताइए। एक्सीलरेशन हर समय अब बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्योंकि इसका कर्व आप देख रहे हैं हर जगह स्लोप बदल रहा है।
तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे इस पर क्या बनाएंगे, टेंजेंट। यहीं पर इस पॉइंट पर इस कर्व के क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, और वह टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा उसका आप यहां पे tan थीटा 5 लिख देंगे। आप बता सकते हैं कि tan थीटा 5 जो है वही t इक्वल टू 5 सेकेंड पर एक्सीलरेशन है। tan थीटा 5 ही t इक्वल टू 5 पर क्या है, एक्सीलरेशन है। तो अब यहां पर आप देखिए पहले स्लोप 0 था, धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है। तो इस कर्व के नेचर को हम देख के बता सकते हैं स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप क्या है इसका, स्लोप एक्सीलरेशन। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो ऐसा अगर कर्व दिया हो तो आप बोल सकते हो कि एक्सीलरेशन आपका इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हर समय स्लोप आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का केस है। देखिए अभी कुछ एंगल कम था, अब एंगल इस टाइम के साथ क्या हो गया, ज्यादा, धीरे धीरे एंगल 90 की तरफ बढ़ रहा है। और जब ये यहां पर 90 हो जाएगा ऐसे, यहां पर देखें तो ऐसे स्लोप, भाई इसका टेंजेंट ऐसे खींचोगे ना, और जब ये टाइम के साथ 90 बने तो 10 90 इनफाइनाइट, मतलब एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा जब 90 होगा। तो इसका स्लोप ही ध्यान रखिए, इसका स्लोप ही आपको क्या बताएगा, एक्सीलरेशन बताए। कौन सी ग्राफ का, बीटी ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। ये ध्यान रखिएगा, इरेज कर दे रहे हैं इसको, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, ग्राफ बहुत अच्छे से समझिए। ऐसे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे कुछ है, मान लीजिए ऐसे में क्या हो रहा है कि पहले कुछ स्लोप है, बाद में स्लोप क्या हो जा रहा है, यहां पर स्लोप क्या हो जा रहा है, 0। अच्छा ये स्लोप 0 कैसे, जब ये एक्स एक्सिस के समांतर लाइन का स्लोप 0 होता है। तो ये आप देख रहे हैं पहले ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, धीरे धीरे स्लोप घटता जा रहा है, धीरे धीरे इस कर्व का स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। किसका स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मोशन में है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बातें आप नोट रखिएगा, और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब इसको ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी और टाइम का आपको ग्राफ दिया गया, ठीक है। अब इस एरिया पर हम इंटरेस्ट, अभी तक हम स्लोप पर बात कर रहे थे, अब हम एरिया पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक्सीलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt है, तो आपका dv इक्वल टू क्या होगा, a dt होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस दोनों तरफ इंटीग्रल कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो एरिया, इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया देता है। बेसिक लेक्चर में हमने डिटेल में कराया है, तो बेसिक लेक्चर में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में बेसिक लेक्चर को हमने कराया, तीनों लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों बेसिक लेक्चर को आप सब लोग देखें और समझें, ठीक है। तो ऐसे आया, इससे हम क्या कह सकते हैं, एरिया टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया किसी t1 से t2 के बीच। तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो आपका चेंज इन वेलोसिटी देगा, नॉट वेलोसिटी, क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, ऑन टाइम एक्सिस। तो क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ
इक्वल टू, स्लोप लिखा है तो स्लोप कौन देता है, डिफरेंशिएशन, तो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, जैसे ये लीनियर अगर है तो इसका स्लोप निकालने के लिए आप ऐसे इसको थीटा निकाल लो बस, तो ये जो tan थीटा होगा यही आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन। द स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू एक्सीलरेशन एंड एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। अब इसको भी जानते हैं, ये आप पहले समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। The change in velocity of the particle between time t1 to t2 equal to the area of acceleration time graph on time axis, on time axis। ये बात आप नोट कर लीजिए, जो बोला है इसको भी आप लिख सकते हैं। The change in velocity of the particle between time t1 to t2 is equal to the area of acceleration time graph is equal to the area of acceleration time graph on time axis, on time axis। तो इसको आप नोट कर लीजिए सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने बोली है। अब ऐसे अगर आए तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, v dt आएगा, और यहां दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो डेल्टा एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और वो भी क्या, t1 से t2 जो होगा वो b टाइम्स ऑफ dt हो जाएगा, b टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया ऑफ velocity time graph on time axis from t1 to t2, from t1 to t2। तो चेंज ना कि डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है आपका, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस फ्रॉम टाइम t1 टू t2। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, कहां पर, किस एक्सिस पर, ऑन टाइम एक्सिस, कहां से, फ्रॉम t1 टू t2, from t1 to t2। change in displacement equal to the area of bt graph और time axis from t1 to t2। पूरी बात क्लियर हो गई? तो वही है नोट में, एरिया ऑफ bt ग्राफ, एरिया ऑफ bt ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ bt ग्राफ इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और वही स्लोप ऑफ bt ग्राफ, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, और ये क्या देगा, एक्सीलरेशन, और एरिया जो होगा, एरिया जो होगा वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसको आप यहां पर कट करिए और स्टार मार्क लगाइए, गलत लिखा हो, क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। अब जैसे सिंपल कर्व है तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर कोई एक कॉम्प्लिकेटेड कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा कर्व है, तो उस समय आपको इंटीग्रेशन यूज करना, उस समय क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो ये आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को देगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम क्या होगा, यहां पे टाइम शुरुआत क्या थी, t1 क्या था, 0, t1 क्या था 0, और t2 क्या था, कुछ था, टू t2। तो एरिया, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या देगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 0 टू t2, क्योंकि आपने 0 से t2 के बीच में एरिया निकाला है। अगर आप यहां से यहां तक ही एरिया निकालते, इस t1 से t2 के बीच में यहां से यहां तक का ही एरिया निकालते, तब आपका क्या आता, फ्रॉम t1 टू t2,
फ्रॉम T1 टू। तो अब बात आपकी क्लियर हो गई होगी, आगे हम बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा सब। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। एरिया ऑफ AT डायग्राम, एक्सीलरेशन टाइम, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, ये हम कभी नहीं करें, लेकिन द एरिया ऑफ AT डायग्राम, यहां पे एक्सीलरेशन A क्या है, कांस्टेंट, एक्सीलरेशन आपका क्या है, अरे भाई ये वैल्यू हर जगह, तो जब कभी भी आपका ये हर जगह डिस्टेंस आप नापेंगे, कहीं भी आप डिस्टेंस नापिए, हर जगह आपको क्या मिलने वाला है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, हर जगह A का मान क्या मिलने वाला, कांस्टेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व एक्सीलरेशन एंड टाइम डायग्राम ऑन टाइम एक्सिस फ्रॉम T1 टू T2। द एरिया ऑफ AT डायग्राम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ये गलत टाइप है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एरिया ऑफ AT डायग्राम इज इक्वल टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये ध्यान रखिएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। पूरी बात क्लियर है? तो अब आप सब लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, और भी क्वेश्चंस कराएंगे, इसको बहुत ध्यान से देखें। फिगर डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 kg मास। मास आपका क्या है, 1 kg। अब फिर से ध्यान से पढ़िएगा फिर देखेंगे। द फिगर डिपिक्ट्स, फिगर हमें निर्देशित करता है द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 kg मास। तो यहां पे इस एक्सिस को अब हम देखें, अब हम देख लिए, ये एक्सिस फोर्स है और ये एक्सिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक्स लिखा हुआ ना, टाइम नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स, अब यहां से हम देख रहे हैं कि पहले 0 से 1 डिस्प्लेसमेंट तक, 0 से 1 डिस्प्लेसमेंट तक हमने देखा कि फोर्स धीरे धीरे बढ़ाई। अब इसका प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो रहा है कि ऐसे टेबल पे कोई रखा हुआ था, हम फोर्स लगाना शुरू किए, अभी ये यहां पर 0 पे था, यहां इस समय क्या था, 0, और ये कोई एक्स है। जैसे फोर्स लगा रहे, फोर्स कांस्टेंट नहीं लगा रहे, फोर्स बढ़ा रहे हैं, और ये स्लाइड करना शुरू किया, 0 से ये 1 मीटर दूर चला गया, 0 से कितना, 1 मीटर दूर चला गया, और उस दौरान हमने फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते 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 इस समय फोर्स क्या कर दिए, 3 न्यूटन कर दिए। इस समय फोर्स क्या कर दिए, 3 न्यूटन। 0 पहले कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, x = 0 पर, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, हमने धक्का दिया तभी बढ़ा होगा। और अब क्या है कि अब अगले 2 और मीटर, मतलब 2 मीटर तक, क्योंकि 1 मीटर के बाद 1 मीटर और चलने पर 2 मीटर मिले, अगले 2 मीटर तक हम यही फोर्स कांस्टेंट मेंटेन रखें। फिगर को, हम ग्राफ को समझ रहे हैं, इधर x है और इधर फोर्स है, तो ये जो एक्चुअल ग्राफ हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, फोर्स भी आपका बढ़ रहा है। x = 1 पर फोर्स क्या हो गया, 3 न्यूटन हो गया, फोर्स आपका क्या हो गया, 3 न्यूटन, x = 1। और जैसे से आगे बढ़ता गया, हम फोर्स 3 न्यूटन मेंटेन रखें। चलो भाई 3 न्यूटन, अब हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स में कोई वेरिएशन नहीं। अब ध्यान से फिगर डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 kg मास। तो अब ऐसे अगर हम देखें तो F = क्या होता है, ma। तो अगर हम देखें m अगर 1 kg है, अगर m है, जो कि इस समय m क्या है, 1 kg है, तो उस समय आप कहोगे F = a। F = a तब है when m = 1 kg। ये बात सही भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्चुअल में जो ग्राफ है, ये फोर्स का तो है, लेकिन अगर मास 1 है तो यही एक तरीके से अगर हम इसको रेप्लिकेट करें,
इसको हम चीजें आगे बढ़ा गए, इतना आप समझ गए तो मिटा सकते हैं हम। फोर्स ऐसे ऐसे बदल रहा है और m यहाँ 1 kg तो F इक्वल टू a हो गया, तो मिटा। अब अगर हम एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएं, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो आप तुरंत कहोगे 1 पर और 2 पर, यहीं पे तो क्रॉस चेक है। तो एक्सीलरेशन पहले बढ़ते बढ़ते 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा क्योंकि मास यहाँ पे 1 है, और फिर एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन पहले बढ़ते बढ़ते 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और फिर कांस्टेंट। अब हमें एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिया हुआ है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हमें दिया हुआ है। x इक्वल टू 2 मीटर पर हमसे वेलोसिटी पूछी गई है। बात समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एक तरीके से दिया तो था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, दिया तो था आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, लेकिन मास 1 है तो आपका एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब यहां पर अगर हम फॉर 0 to 1 मीटर अगर हम देखें तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या है भाई, कोई एक यहां जनरल अगर हम कोऑर्डिनेट लें, कोई यहां पर एक जनरल कोऑर्डिनेट लें एस कॉमा ए, एक बात ध्यान से देखिएगा, कोई एक जनरल कोऑर्डिनेट यहां पर लें पहली सिचुएशन में, तो आप कहोगे सर यहां पर एस है ये और कॉमा ए, ये है एक्सीलरेशन। कोई एक जनरल कोऑर्डिनेट ले, क्योंकि ए और एस में हमें रिलेशन चाहिए तो ये होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको थोड़ा साफ सुथरा बना दें क्योंकि आप नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, यहां कोई भी हमने एक पॉइंट लिया और उसका कोऑर्डिनेट कहा कि सर एस ये है और ए ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एस कॉमा ए। अब यहां से अगर हम देखें तो ए बाई एस जो है, ए बाई एस वही आपका 3/1 होगा, ये 3 है और बाई क्या है 1, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 3s है। फॉर 0 to 1 मीटर के लिए a इक्वल टू क्या है 3s, और फिर आगे के लिए 0 to 1 मीटर के लिए 3s है, और फॉर 1 to 2 मीटर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क रखिएगा, फॉर 1 मीटर टू 2 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर के लिए a इक्वल टू है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट है 1 से 2 की। अब इस वाले ड्यूरेशन के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा और इस वाले ड्यूरेशन के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब हम सब लोग कर नहीं जा रहे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। हाँ, एक चीज हम जरूर निकाल चुके हैं, फॉर 0 to 1 मीटर, 0 से 1 मीटर में a इक्वल टू आपका है 3s। अब हमारे पास a के लिए कई रिलेशन है, a इक्वल टू होता है dB/dt, कोई दिक्कत नहीं, a इक्वल टू d2s/dt2 होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, और एक होता है vdB/ds। अब यहां पे टाइम तो है ही नहीं, कहीं पर कोई है नहीं टाइम, तो इसमें कौन सा लगाएंगे vdB/ds इक्वल टू क्या आएगा 3s, तो यहां से आएगा vdv इक्वल टू 3sds, और ये वैलिड कहां है 0 से, ये कोई जनरल वेलोसिटी v मान लिए, कोई b1 1 मीटर पर कोई v1 मान लिए, और ये कहां से कहां तक वैलिड है 0 to 1। ये जो इक्वेशन था कहां से कहां तक वैलिड था, s इक्वल टू 0 से 1 तक, और हमने v1 कुछ मान लिया, तो यहां से क्या आएगा v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 3/2, और यहां पर s स्क्वायर और लिमिट क्या होगी 0 to 1, तो 2 तो कट जाएगा। अब यहां से जो v1 आएगा वो क्या होगा,
v1 होगा 1 हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। क्या किया हमने, हमें दिया था फोर्थ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, F इक्वल टू एम ए लगाया, m अगर 1 है तो यही एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो एक तरीके से ये बस यहां पे न्यूटन की या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तो एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मिल गया। 0 से 1 मीटर जाने पर एक्सीलरेशन 0 से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, लेकिन आगे अगले 1 मीटर मतलब 1 से 2 मीटर के लिए एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो बात अब क्या किया हमने कि a इक्वल टू 3s, ये समझ में आया कहीं पर आपने कोई एक जनरल मान लिया तो s कॉमा a, और जब आप निकालें तो a बाई एस इक्वल टू 3/1, तो a इक्वल टू 3s और v1 तो 0 से 1 मीटर चलने पर, ब्लॉक के 0 से 1 मीटर चलने पर वेलोसिटी क्या होगी, √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काट लेंगे, 2 कट गया होगा, √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या पूछा का क्या गया है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 मीटर, यहां पर पूछा गया वेलोसिटी x इक्वल टू 2 मीटर पर। अब 1 पर हमें पता है कि यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड, √3 मीटर पर सेकेंड, वहां तो ओके है। अब इसको आप सब लोग नोट कर लें। अब अगला 1 से 2 मीटर तक क्या होने वाला है, फॉर 1 मीटर टू 2 मीटर। अब इसमें आप कहोगे सर a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट है, a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन तो बढ़ता रहेगा। अब जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो उस केस में अगर आप देखें तो आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आप लगा सकते हैं। और ये चीजें तब आई हैं जब a इक्वल टू आपने लिया है d2s अपान dt2, सॉरी ये बातें तब आई हैं जब आपने क्या लिया है, जब आपने लिया है a इक्वल टू, जब आपने क्या लिया है a इक्वल टू v db अपान ds, और उसमें मान के रखा कि a इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। a अगर कांस्टेंट है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2। अब ये हमारे लिए नया सिरा है कि यहां पर वेलोसिटी है √3 मीटर पर सेकेंड, यहां पर वेलोसिटी बताई जाए। टोटल डिस्टेंस इस दौरान क्या होने वाला है, 1 मीटर का चेंज, डेल्टा s जो होने वाला है 1 मीटर का होने वाला है। तो अब इसको आंसर हम कर सकते हैं यहीं से डायरेक्ट, फाइनल वेलोसिटी ये हमें चाहिए। और 1 पर, यहां पर 1 पर कोई वेलोसिटी है क्या, हाँ बिल्कुल है, √3 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 3 और s कितना है 1। अरे भाई इन दोनों के बीच में s क्या है, 1 मीटर ही तो है इन दोनों के बीच का अंतर। शुरुआत कहां से हुई, √3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया। अब यहां से v, और ये जो v आएगा ये x इक्वल टू 2 पर होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 2 3 6 6 3 9, तो यहां से क्या आ जाएगा v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई ना, सबको आप क्लियर हो गए होंगे। इससे अगर आप डायरेक्टली कर लिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चीजों को भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये आप कर लिए ना सब लोग। फॉर 0 to 1 मीटर a इक्वल टू v db अपान ds इक्वल टू 3s, ये था। तो यहां से आप लिखेंगे v db इक्वल टू 3s ds, और वो भी कहां से, 0 से 1, और ये कुछ हो गया 0 से v1। तो यहां से v1 का मान आपका आया था √3 मीटर पर सेकेंड। अब अगले, ये आप समझिए तेजी से करते हैं, अगले ये आप नोट कर लिए ना सब लोग, नोट कर लीजिए। अगले फॉर 1 मीटर टू 2 मीटर, फॉर 1 मीटर टू
2 मीटर, 1 मीटर टू 2 मीटर, तो आप कहोगे A इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस, ये तो जनरल है, और इक्वल टू क्या है 3, तो यहां से v डी वी अपॉन डी एस, और इसको लिख सकते हैं 3ds। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी v1 है और फाइनली आपको 2 पर वेलोसिटी चाहिए, और ये हमें पता है कि v1 इस समय 3 मीटर पर सेकेंड है पिछले से, और ये क्या है, ये 1 से 2 के बीच में वेरी कर, इसका वेरिएशन 0 से नहीं, 0 से 1 हो चुका, अब 1 से 2 वेरी कर रहा है, और जब 1 है तो उस समय वेलोसिटी √3, लिमिट रखना आना चाहिए, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिमिट रखना चाहिए, जब ये 1 है तो ये √3 मीटर पर सेकेंड, और ये 2 है तो उसी समय v2 पूछा गया, तो यहां से क्या आएगा v²/2, इसका इंटीग्रल आएगा v²/2, और वेरिएशन कहां से, √3 से v2, √3 से v2, और ये क्या आएगा 3s, और s का वेरिएशन क्या होगा 1 से 2, s का वेरिएशन क्या होगा 1 से 2, तो अब यहां से लिख सकते हैं v2² -3, v2² -3, अरे भाई √3 का स्क्वायर 3 होगा, -3/2 इक्वल टू क्या आएगा 3 × 1, 2 - 1 लिखेंगे 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 3 9, तो v2 का मान क्या आ जाएगा, ये 2 जाएगा, 3 दूनी 6 3 9, तो ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, तो जो v2 का मान होगा वो क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड, समझ गए होंगे। तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, और फाइनली आपको वो भी फार्मूला इसी से डेराइव्ड है जब a कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उस पर और भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब आज के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन सीखा, और भी ढेर सारी चीजें हम आपके लिए लेके आएंगे, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान बनाते हुए सीखेंगे। बस आप सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट में शेयर करें, हर कोई सीखे, हर किसी बच्चे तक ये लेक्चर पहुंचना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।